आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आज तक रेडियो का स्पेशल पॉडकास्ट कोरोना कवरेज। मेरा नाम खुशबू है। इस पॉडकास्ट में बात होती है कोरोना से जुड़ी सारी खबरों पर जिसे आपका जानना ज़रूरी है, चाहे वो कोई मेडिकल रिसर्च हो, वैक्सीन अपडेट हो या केसेस के घटते बढ़ते मामलों का एनालिसिस हो, ताकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ रही है। अमेरिका के सबसे बड़े महामारी एक्सपर्ट एंथनी फॉची ने भी चेतावनी दी है। फॉची का कहना है कि अमेरिका में कोरोना संक्रमण खत्म करने की कोशिशों पर डेल्टा वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा है। उनका कहना है कि कोरोना के ओरिजिनल वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा वेरिएंट काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इससे बीमारी की गंभीरता भी बढ़ जाती है। बात अगर भारत की करें तो कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही खतरनाक हुई थी और अब वेरिएंट डेल्टा प्लस को लेकर चिंताएं शुरू हो गई हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में कोरोना की तीसरी लहर की वजह बन सकता है। इसे देखते हुए सरकार ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरल को तैयार रहने के निर्देश भी दिए हैं। भारत में अब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 मामले सामने आ चुके हैं। ICMR के वैज्ञानिक कोरोना नया डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं। NIV पुणे में ICMR यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या भारत बायोटेक की कोवैक्सीन नए स्ट्रेन को न्यूट्रलाइज कर सकती है या नहीं। साथ इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत में तेजी से किया जाए। इन दोनों वेरिएंट से जुड़े चुनौतियों और कैसे देश और दुनिया भर में इससे निपटने के उपाय हैं, इस पर बात करेंगे आज के कोरोना कवरेज में। इसके लिए मैंने बात की UK के नेशनल हेल्थ सर्विस में कार्यरत डॉक्टर साइंटिस्ट अविरल वत्स से। डॉक्टर, जब डेल्टा वेरिएंट आया था और अब जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है, इन दोनों वेरिएंट पर हमने कैसे रिएक्ट किया है? जी, जब डेल्टा वेरिएंट जब सबसे पहले हमने डिटेक्ट किया था तो बहुत देर तक हमने उसकी तरफ ज़्यादा एक्चुअली ध्यान भी नहीं दिया। कई महीनों तक हमने उसको ट्रैक नहीं किया। हमने ये भी नहीं देखा कि वो कितना फैल रहा है या ज़्यादा फैलता है या नहीं। उसके ऊपर कुछ खास रिसर्च हुई नहीं जब तक कि सडनली जो केसेस थे वो बहुत बड़ी मात्रा में सामने आने लगे और जो ग्राफ था एकदम ऊपर को शूट अप कर गया, जिसको कि हम सेकेंड वेव के नाम से जान रहे हैं अब इंडिया में। तो ये हमने इसमें जो शुरू में डेल्टा वेरिएंट था हमें जानते हुए भी हमने इसको ट्रैक नहीं किया और बेसिकली इसके पीछे नहीं गए ताकि इसको समय रहते हम इसको रोक सकें। तब ये समय भी था जब हम वैक्सीनेशंस भी बहुत कर सकते थे, जनवरी से अगर हमें याद हो तो, लेकिन हमने वो भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं की, तो वो भी एक गलती थी उस समय की। अब जब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो सामने आ रहा है, हालांकि देखिए इसमें कोई बहुत नया डेटा सामने नहीं है, इसका एक म्यूटेशन ज़रूर है जो कि इसको थोड़ा ज़्यादा ट्रांसमिसिबल बना सकती है, शायद घातक भी बनाए, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई पुख्ता एविडेंस नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि हमें इसका जो फैलाव है उसको बिल्कुल मॉनिटर करते रहना चाहिए, जो कि फिर हम थोड़ा उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। उस लेवल की मॉनिटरिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग नहीं हो रही कि हम इसको हम अपनी नज़रों से जैसे कहें कि इधर उधर ना होने दें और हमारी नज़रों के सामने रहे कि कहाँ फैल रहा है और कितना फैल रहा है। तो ये इस वेरिएंट के बाद भी थोड़ा रिएक्शन इतना सा डिफरेंट ज़रूर है कि हमने इसको नाम दे दिया है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, जो कि ठीक है क्योंकि डेल्टा वेरिएंट्स जितने भी हैं डेल्टा के जो हैं वो कंसर्निंग ही है। लेकिन उसके आगे हम उस वेरिएंट ऑफ कंसर्न के बारे में क्या करते हैं, वैक्सीनेशंस को कैसे डील करते हैं, इसको ट्रैक कैसे करते हैं, इस सब पे निर्भर करेगा कि इसका जो खमियाजा होगा वो किस तरह का होगा। डॉक्टर फॉची ने एक इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक स्टडी का जिक्र किया है जिसमें 1 लाख घरों को सैंपल लिया गया और पाया गया कि UK में जो सर्ज है वो 5 गुना ज़्यादा है। पॉजिटिविटी जो रेट है वो 5 से 12 साल के और 18 से 24 साल में ज़्यादा है मुकाबले 65 साल के उम्र के लोगों के मुकाबले। तो इस पर आपकी क्या राय है? जी, ये मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपेक्टेड ही है कि जो थर्ड वेव जैसे UK में भी आई है वो यंगर पॉपुलेशन पे ने ज़्यादा ड्राइव थ्रू करी है, क्योंकि एक तो यंगर पॉपुलेशन जो है, चाहे वो स्कूल्स हों, कॉलेजेस हों, यूनिवर्सिटीज़ हों,
इसमें जो क्राउडिंग है, उनकी जो सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्किंग है, वो पूरी ही रहती है और पार्टी से लेकर स्कूल से क्लासेस इवेंट से लेकर सब में क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो उसके चलते जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है ऑब्वियसली वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये पॉपुलेशन वो है जिसमें वैक्सीनेशन बिल्कुल नहीं हुई है, और जो 65 प्लस है या इवन 50 प्लस है उनमें वैक्सीनेशन जो है वो सिंगल और डबल डोजेज बहुत बड़ी मात्रा में हो गई, तो उनमें जो फैलाव था वो कम रहा। और जो ये यंगर पॉपुलेशन है वो क्योंकि वैक्सीनेशन नहीं है, दूसरी बात है कि उनमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, चाहे आप ये कह लीजिए कि गलती से वो नहीं होता या ये कहिए कि सिचुएशंस ऐसी हैं क्लासेस से लेकर इवेंट से लेकर सब कुछ कि उनमें फैलने का ज़्यादा स्कोप है। और ये जो वेरिएंट है ये काफ़ी ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखें तो इतना भी सरप्राइजिंग नहीं है कि यंगर पॉपुलेशन में ये ज़्यादा पाया गया है, और ये यंगर पॉपुलेशन ही इस वेव को ड्राइव कर रही है। अगेन यूएस और यूके में डिफरेंस ये है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वो वैक्सीनेट कर दिए गए हैं, तो उसके चलते उनमें बचाव है। अगर वो वैक्सीनेट नहीं होते तो बिना शक वो ही पॉपुलेशन कैटेगरी होती जो इस वेव को ड्राइव आगे कर रही होती। तो लेकिन और दूसरी अच्छी बात यह है कि जो यंगर पॉपुलेशन है उनमें सिविरिटी ऑफ डिजीज़ भी उतनी नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशंस भी उतनी नहीं है, और डेथ्स के नंबर भी रिलेटिवली जो है वो काफ़ी कम है अगर हम वल्नरेबल ग्रुप्स की तरफ से देखें, तो ये फ़र्क ज़रूर है। सरकार ने वेंसडे को ये क्लैरिफाई किया कि जब जून 11 को पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने डेल्टा प्लस वेरिएंट रिपोर्ट किया था, उसके बाद एक रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस किया गया कुछ सैंपल्स का, और तब पता चला कि अप्रैल 5 का जो सैंपल कलेक्ट किया गया था उसमें डेल्टा प्लस मिला था, यानी डेल्टा प्लस पिछले 2 महीनों से ही इंडिया में था। ये ऐसी लापरवाही हमें तीसरी लहर में कितनी भारी पड़ सकती है, क्योंकि कब वायरस और म्यूटेट हो जाए इसका अंदाज़ा तो लगाया नहीं जा सकता। आपने बिल्कुल सही कहा कि वायरस कब म्यूटेट हो जाए और वो किस तरह से म्यूटेट होता है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी और जो उसकी जो घातकता है वो दोनों कितनी तीव्र होती हैं, ये कब हो जाए ये हमें नहीं मालूम चलेगा अनटिल एंड अनलेस हम बहुत बड़े लेवल पे जो है सीक्वेंसिंग करते रहें, जीनोम सीक्वेंसिंग करते रहें। और जैसा मैंने पहले कहा कि जहाँ जहाँ केसेस हो रहे हैं उनकी टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग चलती रहे और आगे आगे देखते रहें कि ये कहाँ फैल रहा है। तो ये फिर से हमारी एक बहुत बड़ी गलती होगी कि अगर हमने इसको फिर से नज़रअंदाज कर दिया और टेस्टिंग, ट्रेसिंग, सीक्वेंसिंग जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हमने रिसोर्सेज और ज़्यादा नहीं डाले। देखिए, इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो इसमें जो फैलाव है वायरस का वो भी बहुत बड़ा होगा, और उसी हिसाब से हमें रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए, और ताकि हम इसको ट्रैक कर सकें, ताकि जो आगे आने वाली वेव्स हैं उसका हमें पहले से कुछ मालूम हो कि किस बेस पे चल रही हैं और उस तरह की तैयारी कर सकें। तो जो ये वाला जो नया डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो भी जैसे हमने काफ़ी लेट ही उसको डिटेक्ट किया है, तो अगेन वो कितना फैल चुका है, 2 महीने 3 महीने अगर हो जाते हैं तो वो कितना फैल चुका है, और वो सडनली सर्ज क्रिएट करना शुरू करेगा जैसे ही वो वल्नरेबल ग्रुप्स में घूमना शुरू करेगा। तो तब हमें जाकर अगर मालूम चलता है, तब हमारी तैयारी भी नहीं होगी, तब हम उसको कैसे टैकल करना है, अगर कुछ नई चीज़ें उभर कर आती हैं तो वो भी नहीं मालूम। तो ये मेरे लिए जो थोड़ी चिंताजनक बात ज़रूर है। जैसा मैंने पहले कहा, हालांकि डेटा नहीं है कोई ऐसा कि वो ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है या ज़्यादा घातक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो सेफ़ होगा। उसका सिर्फ मतलब ये है कि अभी तक हमने ऐसी कोई पुख्ता स्टडीज़ नहीं की हैं। तो अगर हम वो स्टडीज़ को जितनी जल्दी से जल्दी शुरू कर सकें और इसको जैसा मैंने कहा कि ट्रैक और टेस्ट कर सकें, उतना ही हम थर्ड वेव पे काबू पाने में हेल्प मिल सकेगी हमें। एपिडेमियोलॉजिस्ट की ये चिंता है कि भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की जितनी ज़रूरत है उतनी हो नहीं रही है, और यही वजह है कि डेल्टा वेरिएंट इतना प्रिवलेंट हुआ। अब इन 2 वेरिएंट के मद्देनज़र सरकार को इस मामले में कितना एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है? देखिए, एपिडेमियोलॉजी की नज़र से देखें तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक तो है टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग, और दूसरी है जीनोम सीक्वेंसिंग। ये दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमें वायरस कहाँ कहाँ जा रही है और किस तरह के वेरिएंट्स कहाँ कहाँ जा रहे हैं, किस पॉपुलेशन ग्रुप्स में जा रहे हैं, कितनी तेज़ी से जा रहे हैं, और वो कितनी घातक बीमारी कर रहे हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन बहुत क्रिटिकल है, ये हमें देती रहती हैं। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट की जो चिंता है वो बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि एक और नया वेरिएंट आ गया है। तो और ये जो लड़ाई है
कोरोना के अगेंस्ट लड़ाई है उसमें एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं वो एकदम मतलब बीमारी होने से पहले से उनका जो काम है वो शुरू हो जाता है। तो उनके जो टूल्स हैं वो बहुत ही यूज़फुल हैं हमें अगर वेव को बचाना है। वैक्सीनेशन तो है ही, लेकिन साथ के साथ जो टेस्टिंग एंड ट्रेसिंग है और जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको हम जितना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए अगर मतलब नंबर्स में बात करूं तो ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने 100% जीनोम सीक्वेंसिंग की तरफ बढ़े हैं। इंडिया में जो परसेंटेज अगर हम ले तो मेरे ख्याल से वो 5% से भी कम है, विच इज़ वेरी 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 लो। और स्पेशली तब जब हमारे पास इतना बड़े लेवल पे ट्रांसमिशन की एक वेव होकर हटी है, तो हमें सीक्वेंसिंग है उसकी जो प्रतिशत है वो बहुत ज़्यादा जितनी हम बढ़ा सकते हैं वो ज़रूर बढ़ानी चाहिए, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होगी। और इसमें जैसे मैं कहूँ कि गवर्नमेंट को, सरकार को इस मामले में बहुत ही एक्टिवली काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास अगले कुछ चंद हफ्ते ही हैं जिसमें हम ये सब जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये वेरिएंट घूम रहा है या और भी वेरिएंट हो सकते हैं। मैं कई बार पहले भी हमारी बात हुई है कि मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर हम 2-3 और वेरिएंट्स हमें मिल जाएं इस सारी टेस्टिंग और ट्रेसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग में, जो कि जिनमें और म्यूटेशंस हुई होंगी। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है और हमारे पास अगला कुछ चंद हफ्ते ही हैं अगर हम देखें तो, क्योंकि अगर थर्ड वेव का जिसको हम ग्राउंड वर्क चल रहा है, अगर मान लीजिए कि वायरस स्प्रेड हो रही है, तो वी हैव टू बी रियली रियली क्विक। डेल्टा प्लस के मामले में क्या भारत को कंटेनमेंट मेजर, टेस्टिंग, ट्रैकिंग में बदलाव करने की ज़रूरत है या फिर सेम चीज़ को ही और बूस्टअप करने की ज़रूरत है? जी देखिए, अगर हम थर्ड वेव की प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं या उसको थोड़ा कम करने की बात कर रहे हैं, अगर वो आती है तो नेचुरली हमें बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा बजाय कि जो हमने सेकेंड वेव के लिए किया, क्योंकि सेकेंड वेव का जो अंजाम था, जो हमने देखा है, उसका जो हाल हुआ हमारे देश में, जो कितने लोगों की जानें गई, तो वो नतीजों से बचने के लिए हमें बहुत कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। और उस बहुत कुछ में ऑब्वियसली जो सरकार ने पहले गलतियां की कि क्राउडिंग को भी नहीं रोका, लोगों के साथ संवाद भी ख़त्म कर दिया था, लोगों को ये भी बोल दिया था कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, हमने कोरोना को जीत लिया है। इलेक्शन रैलीज हुई हैं, धार्मिक इकट्ठ हुए हैं, और लोगों को बार बार याद दिलवाना बंद कर दिया कि कोरोना अभी है। और उसके ऊपर से हमारी टेस्टिंग और ट्रेसिंग फैसिलिटीज़ भी कुछ ज़्यादा रैंप अप नहीं हुई। सीक्वेंसिंग तो अब थोड़ी सी पिकअप हुई है, लेकिन पहले काफ़ी बुरा हाल था, तो अभी भी उस लेवल की नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब तक हम इनमें एक मेजर शिफ्ट करके इनको रैंप अप नहीं करते हैं, तब तक जो थर्ड वेव को बचाने के जो हमारे स्टेप्स हैं उसमें देखिए वैक्सीनेशन तो ज़रूर आ रही है, वो भी बहुत धीरे है, लेकिन और हमें और कोई नए स्टेप्स जब तक हम नहीं करते हैं तब तक मुझे नहीं लगता कि अगर हम चेंज ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन नहीं करेंगे तो आई डोंट सी रीज़न कि वायरस चेंज ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन क्यों करेगी। तो किसी को तो बदलना पड़ेगा, तो हमें ही बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना खुद का बचाव करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये सारी चीज़ों का हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसको बड़ी लेवल पर बूस्ट अप करें और आज से करें, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है थर्ड वेव के आने में। क्या वैक्सीन खासकर इस डेल्टा वेरिएंट पर असर करेगी या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो सब जानना चाहते हैं, खासकर तब से जब ये पता चला कि डेल्टा प्लस पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो असर नहीं करती। इस पर आपकी क्या राय है? जी, मैं वही देख रहा हूँ लोगों में एक, जिसको मैं कहता हूँ कि बाइनरी थिंकिंग है, जैसे होता है कि या 0 होगा या 1 होगा, और बीच का कोई सोच नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता है कि वैक्सीन काम करना बंद कर देंगी, उनकी एफिकेसी कम हो रही है। काफ़ी स्टडीज़ में पाया गया है कि सिंगल डोज के बाद एफिकेसी उतनी नहीं रहती, लेकिन डबल डोज के 2 हफ्ते के बाद जो एफिकेसी है वो बहुत बढ़िया है डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट भी, चाहे वो कोविशील्ड हो या mRNA वैक्सीन हो। और मिक्स स्टडीज़ भी आ रही हैं। इंडिया में भी जो स्टडी की गई थी CMC वेल्लोर में, उसमें पाया गया था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनमें सेफ्टी लेवल जो हैं बहुत बढ़िया थे, और हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स तो बहुत ही कम थी। तो मिक्स पिक्चर आ रही है, लेकिन इस सब का जो मैं कहूँ कि एक छोटा सा निचोड़ ये निकलता है कि बिना वैक्सीन के और इवन सिंगल डोज वैक्सीन अगर आप ले लेते हैं, दोनों को कंपेयर करें तो सिंगल डोज वैक्सीन से ऑलरेडी आपकी प्रोटेक्शन शुरू हो जाती है, चाहे वो 30% हो चाहे 40%, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है
बजाय इसके कि हम बिल्कुल कुछ ना लें और वेट करें कि जब तक वो वैक्सीन नहीं आती जो हमें 100% सेफ्टी देगी तब तक हम नहीं लेंगे। ये बहुत ही गलत धारणा है। ये भी देखा गया है कि सिंगल डोज वैक्सीनेशन के बाद भी, डबल डोज वैक्सीनेशन के बाद भी हम ट्रांसमिशन भी कम करते हैं, फैलाते भी कम हैं और हॉस्पिटलाइजेशन भी कम होती है और डेथ्स भी कम हो रही हैं। तो हमें वेट नहीं करनी चाहिए, जौन से भी वैक्सीन मिल रही है हमें ले लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमें ये भी मालूम चल जाएगा कि हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं। अगर एक वैक्सीन काम नहीं कर रही तो हम दूसरी को ऊपर से ले सकेंगे, लेकिन एक लेकर हम कुछ लेवल की इम्यूनिटी तो बनानी शुरू कर ही दें। तो डेल्टा प्लस जो डेल्टा वेरिएंट है उसके अगेंस्ट भी ये वैक्सीन काम कर रही हैं। यूके का डाटा है, यूएस में भी जो ट्रेंड्स हैं वो बिल्कुल यही दिख रहे हैं। केसेस बढ़ रहे हैं लेकिन सिविरिटी जो है डिजीज़ की, जो बीमारी का जो भयावह रूप है वो कम हो रहा है वैक्सीन के चलते। तो ये हमें ज़रूर याद रखना चाहिए कि वैक्सीन हमें ज़रूर ले लेनी चाहिए। हमें वेट नहीं करनी चाहिए कि कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जो 100% एफिकेसी होगी जिसकी और ऐसी कोई वैक्सीन होती नहीं है। अब तो यूके के बाद यूएस में भी डेल्टा वेरिएंट का असर दिखने लगा है। क्या उनके पास हमसे बेहतर टूल्स हैं इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए? जी, यूएस में, यूके में, सब जगह, काफ़ी दुनिया के कई देशों में डेल्टा वेरिएंट जो है वो पाया गया है। यूरोपियन देशों में भी पाया गया है। यूएस में जो डेटा सामने आ रहा है उसमें अगेन जैसा आपने पहले कहा था कि यंगर पॉपुलेशन में वो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। वहाँ पे भी जहाँ वैक्सीनेशन हुई हैं, डबल डोजेज हुई हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन काफ़ी अच्छी है। तो यूएस के जो टूल्स की हम बात करें तो वहाँ पे एक तो वैक्सीन जो हैं वो बहुत अवेलेबल है। तो वहाँ पे हैं भी अलग अलग तरीके की वैक्सीन अवेलेबल हैं, नई वैक्सीन भी आ रही हैं। तो ये बहुत बड़ा टूल है यूएस के पास जो कि बहुत यूज़फुल है। दूसरा, वहाँ पे लाइव मॉनिटरिंग डाटा की होती है, जैसे यूके में भी होती है। उससे पता लगता रहता है कि बीमारी कहाँ फैल रही है, हमें क्या स्टेप्स इमीडिएटली लेने चाहिए ताकि हम इसका जो ट्रेजेक्ट्री है वेव की या सर्ज की, उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑलमोस्ट लाइव मॉनिटरिंग है दिन के दिन की या हफ्ते के हफ्ते की जो होती है, उससे डिसीजन मेकिंग में, और ये डेटा बेस्ड है तो उससे डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलती है, जो कि अगेन जो मैं कहूँ कि इंडिया में थोड़ी मिसिंग है। हमें नहीं मालूम चलता कि एग्जैक्ट नंबर्स क्या हैं ग्राउंड पर। महीनों गुजर जाते हैं, उसके बाद हमें थोड़े बहुत नंबर्स मालूम चलते हैं। तो ये डिफरेंस ज़रूर है। बाकी तो जैसा मैंने कहा कि मेजर डिफरेंस है कि वहाँ पे यूएस में, यूके में, यूएस में सब जगह वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो चुकी है, और इंडिया में वैक्सीनेशन की जो दर है, उसकी जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो ये मेजर डिफरेंस रहेगा। हमारा थर्ड वेव का जो शक्ल होगी वो कैसे डिफरेंट होगी यूके, यूएस और इंडिया में, उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल मेरे ख्याल से हमें देखने को मिलेगा। एम्स के चीफ ने बोला है कि अगर मास्क ना पहने तो क्षण भर में ये जो डेल्टा प्लस है वो ट्रांसमिट कर सकता है। लोगों को अब मास्क को लेकर क्या चेंज करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो डेल्टा वेरिएंट है, सो ऑल्सो डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिस पे शक है कि वो और ज़्यादा जल्दी ट्रांसमिट होता है, कि कुछ सेकंड्स में ही उसका जो है ट्रांसमिशन होने का खतरा है। अगेन इसमें कोई देखिए पुख्ता डाटा नहीं है। इंडिया से जो मेजॉरिटी हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ऑब्जर्वेशनल आ रही है। ऑब्जर्वेशनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज़्यादा बायस्ड होती है। तो जो लैब बेस्ड या जैसे हम कहें कि ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन आती है वो हमें क्लियर कट डेटा देती है। वो अभी डेल्टा प्लस वेरिएंट की नहीं आई है ट्रांसमिशन को लेकर, लेकिन डेल्टा वेरिएंट भी पुराने वेरिएंट से 2-2.5 गुना ज़्यादा ट्रांसमिसिबल भी था। नहीं, आई थिंक उससे भी ज़्यादा था, लेकिन 2-2.5 गुना ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन हो रही थी। तो मास्क को लेकर जो आपका प्रश्न है, तो हमें देखिए जो कपड़े के मास्क हैं वो ज़्यादा प्रोटेक्शन देते नहीं हैं। वो हमें प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, जो थोड़ी बहुत वो देते हैं वो दूसरे को प्रोटेक्शन देते हैं अगर हमें बीमारी हो तो उससे बचता है कि जो सर्जिकल मास्क हैं और N95 मास्क हैं, हमें इन 2 मास्क को ही यूज़ करना चाहिए। डबल मास्किंग भी कर लेनी चाहिए। अगर कपड़े का लगाना भी है तो सर्जिकल के ऊपर लगा लीजिए, N95 के ऊपर लगा लीजिए। कई लोगों को अगर उसमें कुछ फैशन एलिमेंट भी है अगर उसमें, तो N95 के ऊपर लगा लीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप N95 यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल अवेलेबल भी बहुत हैं, वो इतने महंगे भी उतने नहीं रहे जितने पहले थे, वो आप 3-4 खरीद सकते हैं और रोटेट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। रीयूजेबल भी होते हैं। सो मास्किंग, डबल मास्किंग, ये हमारा बहुत 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 बड़ा हथियार है कोरोना के अगेंस्ट। कोई भी वेरिएंट आ जाए
तो ये दो मास्क जो हमें सर्जिकल और N95, इनके लिए मैं फिर से जितना स्ट्रेस कर सकूं उतना कम है, यही हमें बचा के रखेंगे। लोगों में देखा जा रहा है कि उन्होंने फिर से सोचना शुरू कर दिया है कि हमने कोरोना को हरा दिया है, वेव चली गई है। यही समय है जब नए वेरिएंट्स या पुराने वेरिएंट भी घूमते हैं, पॉपुलेशन में स्प्रेड होते हैं, उनके उनमें म्यूटेशंस भी आती होंगी। तो यही समय है जब हमें इसके ट्रांसमिशन को फिर से रोकना है और मास्क को हमें बिल्कुल, फ़ोन हम घर पे भूल जाएं लेकिन मास्क हमें लगा कर बाहर ज़रूर जाना है। इस लेवल की अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। और जैसा हमारे दर्शक भी सोच रहे होंगे कि हर बार वही बात होती है, मास्क मास्क मास्क, लेकिन वैक्सीन्स के साथ मास्क ही ऐसी चीज़ है जो हमें इससे पुख्ता तरीके से काफ़ी हद तक बचा के रख रहे हैं। और अगर N95 और सर्जिकल मास्क हम यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना रिस्क जो है बहुत कम कर लेते हैं इस बीमारी को कैच करने का। तो ये थे डॉक्टर अविरल वत्स, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। तो फिलहाल आज के कोरोना कवरेज को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपसे इस रविवार कुछ नए टॉपिक और एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ और सुनते रहिए आज तक रेडियो। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कितना ज़्यादा रखना।